नमस्कार, मैं मिथिलेश राज, अनुदेशक मैकेनिक आरएससी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महरौनी ललितपुर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा रेफ्रिजरेशन क्या होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी स्थान या पदार्थ के तापमान को कम करके दूसरे स्थान या पदार्थ पे स्थानांतरित करते हैं। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन अर्थात रेफ्रिजरेशन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेशन प्रणाली में ठंडक उत्पन्न करने के लिए हम किसी निम्न उष्मा की वायु को हम उस स्थान पर प्रवेश करवाते हैं जहाँ पर ठंडक उत्पन्न करनी है। अब जब हम निम्न उष्मा की वायु को उस स्थान पर, रेफ्रिजरेटेड स्थान पर प्रवेश करवाते हैं तो वो वहाँ से टेम्परेचर शोषित करके, उसका जो टेम्परेचर है अवशोषित कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इस प्रकार वह स्थान ठंडा हो जाता है। अब रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कूलिंग के कुछ निम्न मेथड्स हैं। इसमें पहला मेथड है बायोकेमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, बायोकेमिकल मेथड में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करवा के ऊष्मा को अवशोषित करवाया जाता है, जिससे कि उस स्थान या पदार्थ का टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है और वो पदार्थ ठंडा हो जाता है। दूसरा होता है हमारा बाई हीट पंप। इस मेथड के द्वारा हम किसी पंप को यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पंप को यूज करके ऊष्मा को पंप के द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रणाली से ऊष्मा को हम पंप के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि वह प्रणाली ठंडी हो जाती है। तीसरा आता है हमारा बाई कॉन्टैक्ट मेथड, संपर्क के द्वारा। बाई कॉन्टैक्ट मेथड यानी कि संपर्क के द्वारा। जैसे कि हमें किसी पदार्थ को ठंडा करना है, हमारे पास कोई कम तापमान की वस्तु रखी है, उसके संपर्क में हम उस पदार्थ को रख देते हैं जिसको ठंडा होना होता है। तो वह पदार्थ क्या करता है, जो गर्म पदार्थ होता है वह अपना तापमान कम करने लगता है उसके संपर्क में आके, जिससे कि उसमें से ऊष्मा बाहर हो जाती है और इस प्रकार से वह पदार्थ ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम बताएंगे रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं इसमें कार्य करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट used in रेफ्रिजरेशन। हम इसमें आपको बताएंगे कि मेन उपकरण कौन से हैं और उनका क्या कार्य है जो रेफ्रिजरेशन प्रणाली में होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका रेफ्रिजरेंट चार्जर। रेफ्रिजरेंट चार्जर, इसका क्या उपयोग होता है रेफ्रिजरेंट चार्जर का। रेफ्रिजरेंट चार्जर के द्वारा हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट सिलेंडर से संयोजित पाइप में लगा देते हैं इसको, जिसके द्वारा रेफ्रिजरेशन में प्रयोग की जाने वाली मशीनों को चार्ज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट चार्जर के द्वारा रेफ्रिजरेशन में यूज किए जाने वाले मशीनों को चार्ज किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है आपका
वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है? रेफ्रिजरेशन प्रणाली से वायु तथा संघनित गैसों को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाता है। जो रेफ्रिजरेशन प्रणाली होती है उसमें से हम वायु तथा जो संघनित गैसें होती हैं इसके द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग हीटर। चार्जिंग मीटर के द्वारा रेफ्रिजरेशन में जो रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है तो उसकी कितनी मात्रा रेफ्रिजरेशन में होना चाहिए, उसकी कितनी मात्रा उसमें दी जानी चाहिए, उसके भार को यानी कि रेफ्रिजरेंट को भार को माप कर या यह क्या करता है, यथार्थ चार्जिंग जितनी की आवश्यकता है उतना उसको उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट हमारा आता है रेफ्रिजरेंट रिकवरी रिसाइक्लिंग स्टेशन। इसका बहुत ही महत्व है रेफ्रिजरेशन प्रणाली में। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी रेफ्रिजरेंट पे वर्क कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट पे वर्क करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंटेनर अथवा सिलेंडर में एकत्र करने के लिए रेफ्रिजरेंट रिकवरी रिसाइकल स्टेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से रेफ्रिजरेंट से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाता है तथा आवश्यकता होने पर इस रेफ्रिजरेंट को पुनः से रेफ्रिजरेशन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम रेफ्रिजरेंट रिकवरी रिसाइक्लिंग स्टेशन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेफ्रिजरेशन ऑयल चार्जिंग पंप। रेफ्रिजरेशन ऑयल चार्जिंग पंप रेफ्रिजरेशन प्रणाली में जब हम चार्ज करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रणाली को तो उस दौरान रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर को उच्च दाब पर आयल की सहायता से चार्ज करने के लिए कंप्रेसर ऑयल चार्जिंग पंप का यूज किया जाता है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर होता क्या है? अब जैसे हमने किसी रेफ्रिजरेशन प्रणाली को चार्ज किया तो उसमें से लीक को, जैसे मान लीजिए कि चार्ज करते समय कहीं पे किसी जगह पे उसमें लीक उत्पन्न होने लगे तो लीक को जांच करने के लिए कि कहाँ पे लीक हो रहा है, हम पाइप में ये जो लीक डिटेक्टर होता है लीक वाले स्थान पे इसको लेके जाते हैं। वहाँ पे हर जगह इसको हम घुमाते हैं। जैसे ही हम उसको लेके लीक वाले जगह पे जाएंगे तो ये डिटेक्टर जो होता है एक बीप की आवाज़ निकालता है जिसके द्वारा जहाँ से लीक हो रहा है हम उसका पता कर लेते हैं। अब हम अगला पॉइंट पे आते हैं। इसी प्रकार एक होता है हाइलाइट लीक डिटेक्टर। हाइलाइट लीक डिटेक्टर, इसमें हम फ्लेम यूज करते हैं जो कि ज्वलनशील होता है और रंगहीन होता है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर को यूज किया था रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रिसाव को चेक करने के लिए, लीक को चेक करने के लिए, तो वैसे ही हम इसको भी यूज पे ले जाते हैं। इसके द्वारा जिस जगह पे लीक होता है, अब चूंकि ये रंगहीन फ्लेम देता है तो लीक वाले जगह पे इसको ले जाने पे वहाँ पे जो रंगहीन फ्लेम होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं कि इस जगह पे लीक है और उसको हम सुधार लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन।
यानी कि रेफ्रिजरेशन कितने प्रकार के कूल होते हैं। सबसे पहला है आइस रेफ्रिजरेशन, अर्थात बर्फ रेफ्रिजरेशन। अब इसमें क्या किया जाता है, आइस रेफ्रिजरेशन में हम बर्फ के द्वारा किसी पदार्थ या स्थान को ठंडा करते हैं। जैसे किसी स्थान को ठंडा करना या पदार्थ को ठंडा करना है तो हम कृत्रिम बर्फ का यूज करते हैं या फिर प्राकृतिक बर्फ का यूज करते हैं। हम उस बर्फ को जिस स्थान को ठंडा करना है उस जगह पे ले जाके रख देते हैं, जिसके फलस्वरूप उस पदार्थ से तापमान को वो खींच लेता है, उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उस पदार्थ को ठंडा कर देता है। दूसरा होता है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। इसमें क्या होता है, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन को शुष्क बर्फ रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। इसमें बर्फ की जगह पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ठोस से डायरेक्ट, जैसे जिस पदार्थ को ठंडा करना है उसके संपर्क में आके वाष्प में बदल जाता है, न कि द्रव में, जिसके द्वारा पदार्थ ठंडा होता है। इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा उत्पन्न किया जाना हो या फिर किसी पदार्थ को बहुत तुरंत, जैसे कि किसी वाहन से ले जाना हो, कहीं ले आना होता है। तीसरा होता है इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, जैसे हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके चारों ओर से हम वाष्प का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए। जब किसी द्रव को इवेपोरेट किया जाता है तो उसके चारों ओर से वाष्प दी जाती है, जिससे कि वह इवेपोरेट होता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मान लीजिए, हमारे हाथ पे जब स्प्रिट रखी जाती है तो वह स्प्रिट हमारे हाथ की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और हाथ को ठंडा कर देता है। इसी प्रणाली पे यह इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन कार्य करता है। या फिर एक हम और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे किसी मिट्टी के बर्तन को हम रखते हैं घर में अपने, उसमें पानी डाल के रखते हैं तो वो कुछ समय बाद हम देखते हैं ठंडा हो जाता है, जो कि इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन पे ही कार्य करता है। एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन। एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन में हम वायु अथवा गैस को चारों ओर विस्तारित कर देते हैं। चारों ओर विस्तारित करने से क्या होता है, वायु अथवा गैस का जो तापमान है कम हो जाता है, जिससे कि वह वायु अथवा गैस ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट आता है गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन। गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन में हम उच्च दाब की गैस को किसी सिलेंडर के माध्यम से रेफ्रिजरेटेड स्थान में प्रवेश करवाते हैं। अब वहाँ पे जो रेफ्रिजरेटेड स्थान होता है उसको हम किसी इंसुलेशन से ढक देते हैं और उच्च दाब की जो गैस है किसी सिलेंडर के सहारे होते हुए उसमें हम प्रवाहित करते हैं। जो कि उच्च दाब की गैस है, रेफ्रिजरेटेड स्थान का जो सिलेंडर होता है, रेफ्रिजरेटेड जो स्थान होता है वहाँ का ऊष्मा अवशोषित कर लेती है और ऊष्मा अवशोषित करके उस जगह को ठंडा कर देती है। अब आता है नेक्स्ट लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन। लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन
इस लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि इसमें एक इंसुलेटेड सिलेंडर होता है। इंसुलेटेड सिलेंडर जिसमें द्रव गैस भरी होती है। इस गैस को ठंडा करने वाले स्थान से गुजारा जाता है, जिससे गैस इवेपोरेटर होती है और उस स्थान का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। अब आपका अगला पॉइंट आता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, इसे यांत्रिकीय रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। इसमें जो द्रव होता है, द्रव की ऊष्मा को शोषित कर वाष्प बन जाने वाला सिद्धांत होता है। वाष्प बन जाने वाला सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। अगला आता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में कंप्रेसर के स्थान पर एक द्रव पंप, इवेपोरेटर तथा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला आता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में इसमें क्या होता है, जैसे कि ये पेल्टियर का जो प्रभाव होता है उस पे काम करता है। इसमें प्रतिकूल धाराएं होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जंक्शन जो होता है, यदि इलेक्ट्रिक जंक्शन से सीधी धारा गुजारी जाती है तो इसमें हीटिंग या कूलिंग का प्रभाव उत्पन्न होता है, जो कि धारा की दिशा पे निर्भर करता है। उसे हम थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के कुल कितने टाइप होते हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे, इसमें मेन जो एक होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जो कि आजकल हर प्रणाली में रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। इसमें क्या होता है, मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूं जिसके माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको एक डायग्राम आपके सामने है। ये है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसको हम बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें क्या होता है, एक यूज होता है कंप्रेसर। ये है आपका कंप्रेसर। ये हो गया आपका इवेपोरेटर। ये जो इतना पोर्शन है इसको हम इवेपोरेटर बोलते हैं। और रेफ्रिजरेटेड स्थान भी यही होता है। इसमें ये यहीं पे जिस पदार्थ को ठंडा किया जाना है उसको रखा जाता है। और ये हो जाता है आपका कंडेंसर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि यहां से हमने इसमें रेफ्रिजरेंट डाला। रेफ्रिजरेंट यहाँ पे रहता है पूरे प्रणाली में रेफ्रिजरेंट का। तो इसमें से जब ये पदार्थ से रेफ्रिजरेंट ऊष्मा पाता है तो वो क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। ये जो रेफ्रिजरेंट द्रव है इसमें हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट द्रव को। जब रेफ्रिजरेंट द्रव यहाँ से हीट पाता है
जब ये सामान जो रखे हैं पदार्थ जिनको ठंडा होता है उनकी उष्मा को जब अवशोषित कर लेता है तो वो गैस के रूप में ऊपर चला जाता है, रेफ्रिजरेंट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब ये क्या करता है, इस नली के सहारे ये आ जाता है कंप्रेसर में। अब चूंकि इसका तापमान भी अधिक हो गया होता है तो ये कंप्रेसर में आ जाता है। कंप्रेसर में आने के बाद क्या होता है, ये जो रेफ्रिजरेंट द्रव था इसका तापमान बढ़ने लगता है, कंप्रेस होता है तापमान, और चूंकि ये कंप्रेस करता है तो ये दाब भी इसका साथ ही साथ बढ़ता है। टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहता है इसका जब तक कि रेफ्रिजरेंट द्रव का जो टेम्परेचर है ये कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट द्रव के टेम्परेचर से अधिक न हो जाए। उस सीमा तक यहाँ पे रेफ्रिजरेंट द्रव का टेम्परेचर बढ़ता है। अब इसमें क्या होता है, ये जब टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट द्रव जो है वो कंडेंसर में आता है, रेफ्रिजरेंट वाष्प के रूप में कंडेंसर में आता है। अब कंडेंसर में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसको कूल किया जाता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कूल किया जाता है। कूलिंग करने के दो माध्यम होते हैं कंडेंसर में, एक माध्यम होता है एयर कूल्ड और दूसरा होता है वाटर कूल्ड। दो माध्यम के द्वारा इसको कूल किया जाता है, रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है। जब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है तब क्या होता है कि ये द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो रेफ्रिजरेंट था अब वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया। अब द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये आता है यहाँ पे ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये है एक्सपेंशन वाल्व। तो द्रव के रूप में परिवर्तित हो गए। ये जो रेफ्रिजरेंट द्रव है वो एक्सपेंशन वाल्व में सीमित मात्रा में आता है जितना की जरूरत होती है, पूरा का पूरा नहीं आता है, सीमित मात्रा में आता है जितना जरूरत होती है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, उसके दबाव को कम करता है। रेफ्रिजरेंट जो द्रव के रूप में यहाँ तक आया उसके दबाव को यहाँ से कम करता है, कम करके -10 डिग्री टेम्परेचर तक उसका तापमान पहुंचा देता है रेफ्रिजरेंट द्रव का। अब ये रेफ्रिजरेंट द्रव धीरे धीरे यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इवेपोरेटर में पहुंचता है। इवेपोरेटर जहाँ पे कि ये रेफ्रिजरेटेड स्थान भी है, इसका ये एरिया है जहाँ पे इसको ठंडा भी करना है। इसमें पदार्थ रखा हुआ है जिसको ठंडा किया जाना है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से पदार्थ की जो उष्मा है उसको एक्सेप्ट करता है, अवशोषित करता है। रेफ्रिजरेंट द्रव पदार्थ की उष्मा को अवशोषित करता है और अवशोषित करके वो धीरे धीरे अपना ऊपर तक बढ़ता है। अवशोषित करने के बाद ये फिर से क्या होता है, यहाँ से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब ये अवशोषित कर लिया तो यहाँ पे ये फिर से क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प में परिवर्तित होने के बाद फिर से ये पुनः यहाँ पे कंप्रेसर में आता है। तो ये जो इसकी प्रक्रिया है, ये जो इसकी साइकिल है, ये लगातार चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप चलने के इसके प्रक्रिया के होने के फलस्वरूप ये जो यहाँ पे जो स्थान होता है, जो रेफ्रिजरेटेड स्थान है, ये ठंडा होता है। ये होता है आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम आते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है सबसे पहला होता है इवेपोरेटर। मेन पार्ट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सबसे पहले हम देखते हैं इवेपोरेटर। एक्चुअली क्या होता है इवेपोरेटर, अभी हमने बताया ये इवेपोरेटर है। ये पाइप के आकार का होता है, ट्यूब के आकार का, जिसके संपर्क में हम जो ठंडा होने वाला पदार्थ होता है उसको भी रखते हैं।
दूसरा हम देखेंगे डिस्चार्ज लाइन, सॉरी संक्शन लाइन। संक्शन लाइन क्या है, कापर की बनी होती है। इससे क्या होता है, ये पाइप नुमा आकार का होता है, इसमें संक्शन लाइन, ये संक्शन लाइन जो है इवेपोरेटर और कंप्रेसर के मध्य स्थापित होती है। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें जब ये इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट द्रव जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो संक्शन लाइन के थ्रू होते हुए कंप्रेसर में आता है। अब आगे आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो निम्न दाब की गैस थी, यहाँ पे निम्न दाब की जो रेफ्रिजरेंट थी जो कंप्रेसर में आई, इसके तापमान को और दाब को दोनों को यह बढ़ाता है, रेज करता है। इसमें प्राइम मूवर लगे होते हैं जो कि एसी और डीसी से जनरेट होते हैं, एसी और डीसी से चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, कंप्रेसर में लगा होता है, जो कि चलता है एसी करंट से, डीसी करंट से, या फिर हम कह सकते हैं डीजल इंजन से और पेट्रोल इंजन से। ये होते हैं डीसी मोटर, एसी मोटर, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। इसके द्वारा प्राइम मूवर को चलाया जाता है। अगला आता है हमारा उच्च दाब और निम्न दाब साइड। हाई प्रेशर है, लो प्रेशर साइड्स। इसमें क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसमें दो प्रेशर रहते हैं जो एक्टिवेट होते हैं। पहला होता है हाई प्रेशर साइड, दूसरा होता है लो प्रेशर साइड। तो हाई प्रेशर साइड वो होता है जैसे जहाँ यहाँ से कंप्रेसर के द्वारा जो रेफ्रिजरेंट द्रव था वो उच्च दाब पे यहाँ से यहाँ तक चला, तो उसको हम कहते हैं हाई प्रेशर साइड। और लो प्रेशर साइड वो हो गया जहाँ से यहाँ से निम्न दाब पे ये चला रेफ्रिजरेंट द्रव कंप्रेसर तक, तो वो हो गया हमारा निम्न दाब साइड। अगला आता है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन का काम क्या है, डिस्चार्ज लाइन जो होती है वो यहाँ पे लगी होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन में क्या होता है, जो ये रेफ्रिजरेंट द्रव होता है वो डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में आता है। डिस्चार्ज लाइन जो है कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में लगा होता है। अब आपका अगला आता है कंडेंसर के बारे में हमने आपको बताया। कंडेंसर का कार्य होता है, जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट वाष्प के रूप में जो था ये कंडेंसर में आया, तो कंडेंसर का कार्य होता है कि उसको ठंडा करता है, उसको द्रव में परिवर्तित कर देता है। रेफ्रिजरेंट जो होता है उसको वाष्प से द्रव में परिवर्तित करता है, ये कूलिंग मीडियम होता है। कंडेंसर जो होता है एक कूलिंग मीडियम का काम करता है, जो जिससे कि रेफ्रिजरेंट वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगला आता है रिसीवर। अब हम जब यहां से निकलते हैं तो इसके बीच में एक रिसीवर लगा होता है। रिसीवर का कार्य होता है, जब रेफ्रिजरेंट द्रव के रूप में कन्वर्ट हो गया तो वो यहाँ से रिसीवर में आता है, रिसीवर में आके इकट्ठा होता है। जब ये यहाँ पे इकट्ठा होता है तो यहाँ से जितनी मात्रा आवश्यकता होती है रेफ्रिजरेंट द्रव की, वो एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। रिसीवर से उतना ही मात्रा में वो जाता है रेफ्रिजरेंट द्रव जितना कि उसकी आवश्यकता होती है। अब है ये लिक्विड लाइन जो है ये इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में होती है। चूंकि रेफ्रिजरेंट द्रव के रूप में इसमें जाता है लिक्विड के रूप में, इसलिए इसको हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। ये भी कॉपर का पाइप नुमा आकार का एक लाइन होता है। इसके द्वारा रेफ्रिजरेंट द्रव
ये यहाँ पे इवेपोरेटर में जाता है। ये एक्सपेंशन वाल्व से होकर इवेपोरेटर में लिक्विड लाइन से जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन, हमने अभी आपको बताया एक्सपेंशन वाल्व का काम बताया क्या करता है। एक्सपेंशन वाल्व इसमें लगा रहता है। ये क्या करता है, जब रिसीवर से वो रेफ्रिजरेंट द्रव इसमें एक्सपेंशन वाल्व में आता है तो वो इसके दबाव को कम करता है, रेफ्रिजरेंट द्रव के दाब को कम करता है और -10 डिग्री सेल्सियस तक उसके टेम्परेचर को पहुंचा देता है। तो ये हो गया आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के मेन पार्ट्स। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। धन्यवाद।